आज हमारा देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। दुनिया की इस पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ भारत आज दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आज से 1600 साल पहले यानी कि करीब 400 ईस्वी के आसपास भारत कैसा था? भारत के लोग कैसे थे? कौन यहाँ पर राजा थे और कौन सा धर्म यहाँ ज्यादा पॉपुलर था? ये सब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स की आंखों देखी से जो यहाँ का नहीं था, लेकिन उसने भारत को बहुत करीब से देखा था। इस शख्स का नाम है फाहियान, जो कि चाइना का ट्रैवलर था और इंडिया आया था बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए। तो चलिए आज फाहियान की नजरों से देखते हैं कि भारत आज से 1600 साल पहले कैसा दिखता था, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। लेकिन इस जर्नी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा फाहियान के बारे में जान लेते हैं। दरअसल फाहियान चाइना का रहने वाला था। ये वो टाइम था जब बुद्धिज्म चाइना तक भी पहुंच चुका था। एक बार बचपन में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज के लिए उन्हें एक बौद्ध मठ ले जाया गया। यहाँ उनकी तबीयत तो सही हो गई, लेकिन बुद्धिज्म का प्रभाव उनके सर पर चढ़ गया। इसलिए उन्होंने घर जाने से मना कर दिया और बौद्ध भिक्षु बन गए। पहले उन्होंने खुद शिक्षाएं सीखी और उसके बाद दूसरों को सिखाने लगे। ये करते करते उन्हें 63 साल हो गए। फिर एक दिन धर्म की दीक्षा देते हुए फाहियान एक शहर पहुंच गए। इस शहर में बौद्ध धर्म के कई ग्रंथ थे। यहीं पर उन्हें विनय पिटक ग्रंथ के बारे में पता चला, लेकिन वो ग्रंथ खराब हालत में था। उसे कोई पढ़ नहीं सकता था। अब यह ग्रंथ बेहद जरूरी था और इसकी दूसरी कोई भी कॉपी पूरे चाइना में नहीं थी। फिर फाहियान को ख्याल आया बौद्ध धर्म के सेंटर भारत का, वो देश जहां बौद्ध धर्म से जुड़े सारे ग्रंथ मिल सकते थे। इसलिए 63 साल की ढलती उम्र में वो भारत की यात्रा पर निकल गए। अपने साथ उन्होंने 4 और भिक्षुओं को तैयार किया। फिर आगे कुछ और भिक्षु भी उनके साथ जुड़े और चीन की चांग आन नाम की जगह से उनकी जर्नी शुरू हुई। यहाँ से यात्रा शुरू करके फाहियान खोतान पहुंचे। खोतान तारिम की घाटी में पड़ता था और सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। और खोतान का भारत से भी बहुत पुराना रिश्ता था। खोतान से आगे हिमालय के दर्रे को पार करते हुए वो पहुंचे किच्चा नाम की एक जगह तक। किच्चा यानी स्कर्दू, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में आता है। आगे वो पहुंचे स्वात घाटी, जहां से उनकी भारत की असली यात्रा शुरू हुई। अभी तक जितनी लोकेशन मैंने आपको बताई वो सारी बेहद ठंडे इलाके की जगह हैं। वहां से भारत आना अपने आप में बहुत मुश्किल भरा रहा और आगे भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भयानक गर्मी और भयानक सर्दी के बीच बंजर रास्तों का वीरान सफर करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। वो रुके नहीं। रास्तों में मिली परेशानियों के साथ फाहियान ने कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जिससे पता चलता है कि शायद उन्होंने ये कहानियाँ अपने आसपास के लोगों से सुनी होगी, जो चाइना में इंडिया के बारे में पॉपुलर होगी। उदाहरण के लिए एक जगह वो लिखते हैं, यहाँ ऐसे जहरीले ड्रैगन रहते हैं जिनके मुंह से तूफानी और बर्फीली हवाएं निकलती हैं। स्वात घाटी के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ बुद्ध ने अपने कपड़े सुखाए थे। तक्षशिला के पास एक जगह के बारे में वो लिखते हैं कि यहाँ बुद्ध ने एक भूखी बाघिन को देखा और उसे अपना शरीर सौंप दिया। हालांकि ये सारी कहानियाँ जातक कथाएं थीं जिनका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इनसे इतना तो पता चल जाता है कि तब गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया तक बौद्ध धर्म फैल गया था। आगे की यात्रा में फाहियान ने सिंधु नदी को पार किया। ये यात्रा इतनी कठिन थी कि उनका एक साथी भिक्षु यात्रा के दौरान थकावट के कारण रुका और फिर उठ नहीं पाया। उसकी मौत हो गई। फाहियान इसके बारे में लिखते हैं कि मृत्यु से पहले उसने अपने साथी भिक्षुओं से कहा कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं लौटे और आगे बढ़ते रहे। सिंधु पार करने के बाद फाहियान यमुना नदी के किनारे किनारे चलते हुए मथुरा तक पहुंचे और उनके हिसाब से तब इसका नाम मताउला था, मथुरा नहीं। और इसके दक्षिण में मध्य प्रदेश पड़ता था। मथुरा के बारे में फाहियान ने बहुत दिलचस्प बातें बताई हैं। मसलन फाहियान के हिसाब से मध्य भारत के जितने भी जनपद थे उसमें जितने भी राजा थे सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनाए गए थे और इन विहारों का ध्यान सरकार रखती थी। बौद्ध भिक्षुओं को राजा खुद खाना खिलाता था और ऐसा करते हुए वो अपना मुकुट उतार देता था। फाहियान की अगर माने तो ये परंपरा, ये ट्रेडिशन बहुत पुराने थे। बौद्ध विहारों को राजा से अनुदान यानी गिफ्ट मिलते थे और इसका पूरा लेखा जोखा एक धातु की प्लेट पर लिखा रहता था। हर राजा अपने बाद अगले राजा को ये प्लेट देकर जाता था ताकि विहारों को मिलने वाले अनुदान पर कोई रोक न लगे। अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत के लोगों के बारे में फाहियान ने क्या बताया। तो फाहियान के हिसाब से
मध्य भारत के लोग खेती का काम करते थे और राजा को टैक्स देते थे। हर किसी को कहीं भी आने जाने और रहने की आज़ादी थी। फाहियान के हिसाब से मृत्यु दंड पर रोक थी। वो बताते हैं कि बौद्ध धर्म का इम्पैक्ट ऐसा था कि किसी को भी शारीरिक दंड नहीं मिलता था, इसके बदले अपराधी को अर्थदंड देना होता था। वो ये भी बताते हैं कि ज़्यादातर लोग शाकाहारी थे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। फाहियान एक खास बात ये भी बताते हैं कि बौद्ध धर्म के लोग लहसुन और प्याज खाने तक से परहेज रखते थे। और इस टाइम पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म भारत के दो सबसे बड़े धर्म थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। फाहियान के बाद जो भी चीनी यात्री आए, जैसे कि ह्वेनसांग, उन्होंने भारत में वर्ना सिस्टम का जिक्र किया है, लेकिन फाहियान ने ऐसे किसी वर्ना सिस्टम के बारे में नहीं लिखा। हालांकि वो चांडाल लोगों के बारे में जरूर लिखते हैं। वो जंगलों में रहते थे और मांस मदिरा का सेवन करते थे। चांडाल कोई अलग जाति थी या नहीं, इस बारे में फाहियान ने साफ साफ नहीं लिखा, लेकिन ये बताया है कि ये लोग शहर में आने से पहले आवाज़ करते थे ताकि लोग उन्हें छुएं ना। फाहियान ने यह भी लिखा है कि चांडाल दस्यु होते थे, दस्यु यानी कि डाकू। फाहियान से हमें यह भी पता चलता है कि उस टाइम पर भारत में इंटरनल और फॉरेन दोनों तरह के ट्रेड अच्छी खासी मात्रा में होते थे। उन्होंने ताम्रलिप्ति नाम के एक पोर्ट का भी जिक्र किया है। फाहियान के हिसाब से भारत का चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड रिलेशन था। अब एक बात और, फाहियान की लिखी बातें जितनी दिलचस्प हैं, उतनी ही दिलचस्प वो बातें भी हैं जो उन्होंने नहीं लिखी। एग्जाम्पल के लिए, फाहियान साल 399 से लेकर 412 के बीच भारत में 10 साल तक रहे। इस टाइम पर भारत में गुप्ता डायनेस्टी का रूल था और राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहे थे। हैरानी की बात है कि फाहियान ने ना तो गुप्त वंश का जिक्र किया है, ना ही चंद्रगुप्त का। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि फाहियान राजसी दूत नहीं थे, ना ही वो व्यापार के सिलसिले में भारत आए थे, इसलिए शायद उन्होंने दरबार जाना चुना नहीं हो। और वैसे भी उनका भारत आने का मकसद विनय पिटक की खोज थी। इसकी खोज में उन्होंने श्रावस्ती, बोधगया, वैशाली, राजगीर, सारनाथ, यहाँ तक कि बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु तक की यात्रा की, लेकिन विनय पिटक उन्हें नहीं मिला। उन्होंने पाया कि बौद्ध भिक्षु बोलकर बुद्ध धर्म की शिक्षाएं देते हैं, इसलिए वहां लिखित ग्रंथ नहीं मिला। अंत में उनकी खोज पाटलिपुत्र यानी पटना में समाप्त हुई। पाटलिपुत्र में उन्हें लिखित ग्रंथ तो मिल गया, लेकिन यहाँ एक नई प्रॉब्लम आ गई। ये ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ था, इसलिए फाहियान 3 साल तक पाटलिपुत्र में रुके और वहां रहकर संस्कृत सीखे। जब यह काम पूरा हो गया तो उन्होंने और बहुत सारे ग्रंथ इकट्ठा किए और आगे की यात्रा में निकल गए। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसमें कि एक चीनी यात्री ने भारत को बहुत करीब से देखा और उसके बारे में लिखा। आपको भारत की ये तस्वीर कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।